जब बात आती है Nvidia RTX 4050 लैपटॉप की तो TUF-A16 इज वन ऑफ द लैपटॉप जो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बिकता है। TUF-A16 2025 वाले मॉडल का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, चैनल पे जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं करूंगा TUF-A16 2026 वाले मॉडल का डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू जो आता है Ryzen 7 170 एंड Nvidia RTX 4050 के साथ में। चैनल पे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भैया पुराने वाले TUF-A16 और नए वाले TUF-A16 को लेके कंफ्यूज हैं, कौन सा लेना चाहिए हमको। तो देखो एक चीज पहले बता दूं कि पुराना वाला जो TUF-A16 है 2025 वाला मॉडल जो आता था Ryzen 7 7445HS और RTX 4050 के साथ में, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। जो पुराने स्टॉक बचे हुए हैं वही तुमको ऑनलाइन या ऑफलाइन में दिख रहे हैं, नए स्टॉक आने बंद हो चुके हैं। तो तुमको नया वाला TUF-A16 लेना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। सेकेंडली तुम्हारे कंफ्यूजन का जो मेन रीजन है वो CPU GPU को लेके है। CPU दोनों में डिफरेंट आता है और ग्राफिक कार्ड का TGP भी डिफरेंट है। पुराने वाले TUF-A16 के अंदर 140 वॉट का TGP आता था, नए वाले के अंदर 90 वॉट का आता है। तो तुम लोग कंफ्यूज हो कि भाई गेमिंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा क्या। तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल रिव्यू तो करूंगा ही, साथ ही साथ दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी बताऊंगा। गेमिंग कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा, बेंचमार्क कंपेयर करके भी दिखा दूंगा, सो दैट तुमको कोई भी डाउट ना रहे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे तुमको मोस्टली लैपटॉप्स के नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू देखने को मिलते हैं, वो भी काफी डिटेल के अंदर, जो इंडियन टेक कम्युनिटी में मिसिंग रहता है। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और आपका सब्सक्राइब करना मुझे काफी मोटिवेशन देता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें लैपटॉप के प्रेजेंट कॉस्ट की तो देखो 512 GB SSD वाला वेरिएंट 1 लाख का है और 1 TB वाला वेरिएंट अराउंड 1,09,000 रुपीज का है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है उनके लिए मैंने ASUS स्टोर का डिटेल दे दिया है, वहां से लैपटॉप ले सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। लैपटॉप के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 वाला लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है। एक साल के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको Xbox गेम पास का 2 मंथ का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। मैक का ग्रे कलर में लैपटॉप आता है। डिस्प्ले का टॉप प्लेट एल्युमिनियम का बना हुआ है, आपको टफ का लोगो भी मिल जाता है। इसके अलावा लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है। कीबोर्ड डेक एरिया एंड लैपटॉप का बॉटम पैनल, डिस्प्ले टॉप पैनल फ्लेक्स काफी कम देखने को मिलता है ड्यू टू द एल्युमिनियम बॉडी। हिंज सपोर्ट इज गुड, वॉबलिंग भी कम देखने को मिलता है कंसिडरिंग द 16 इंच डिस्प्ले साइज। बात करें कीबोर्ड डेक एरिया फ्लेक्स की तो वो भी कम देखने को मिलता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है। लैपटॉप को खोलना और बंद करना काफ़ी आसान है। कीबोर्ड डेक एरिया पे आपको प्रॉपर ओपनिंग स्पेस मिल जाता है। डिस्प्ले लिड पूरा पीछे 180 डिग्री नहीं जाता, सो बी केयरफुल, पूरा पीछे पुश ना करें। लैपटॉप का वेट 2.2 kg है और चार्जर का वेट 800 ग्राम है। टोटल वेट 3 kg हो जाता है लैपटॉप का। लेट्स लुक एट द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। इसमें CPU आता है Ryzen 7 170, ये Gen 3 Plus का CPU है जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर आ जाते हैं। इस CPU के बारे में तुमको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ इसको कंपेयर करूंगा Ryzen 7445HS। CPU के अंदर AMD का इनबिल्ट iGPU भी आता है, Radeon 6 80M फॉर बेटर बैटरी बैकअप। ये लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देता है बैटरी बैकअप सेक्शन में बताऊंगा। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर Nvidia RTX 4050 आता है जिसका मैक्सिमम TGP 90 वॉट है। आगे मैं तुमको RTX 4050 90 वॉट वर्सेस 140 वॉट का गेमिंग कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। मक्स स्विच मिल जाता है लैपटॉप के अंदर, Nvidia Advanced Optimus मिल जाता है और डिस्प्ले Nvidia G-Sync को भी सपोर्ट करता है। माइक्रोन की 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है जिसकी स्पीड वैसे तो 5600 MT पर सेकेंड है, बट CPU 4800 MT पर सेकेंड की स्पीड ही सपोर्ट करता है, तो रैम ने अपने आप को डाउन क्लॉक कर रखा है। रैम को आप अप टू 64 GB तक अपग्रेड भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है। Kioxia की 512 GB की Gen 4 प्री इंस्टॉल्ड SSD आती है। SSD अपग्रेड करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है। बेंचमार्क सेक्शन के अंदर इस SSD की रीड राइट स्पीड शो करूंगा। रियलटेक का Wi-Fi 6 मिल जाता है और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट भी रियलटेक का ही है जो कि मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। नए वाले TUF-A16 और पुराने वाले TUF-A16 में अगर CPU को लेकर कंफ्यूज हो तो देखो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। नए TUF-A16 के अंदर Ryzen 7 170 आता है जो कि जनरेशन 3 Plus का CPU है, 6 नैनोमीटर पे बना हुआ है, और Ryzen 7445HS जनरेशन 4 का CPU है और 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। बट गाइस मेन डिफरेंस आ जाता है कोर काउंट का। Ryzen 7 170 के अंदर 8 फिजिकल कोर आ जाते हैं और 8 के 8 कोर तुम्हारे परफॉर्मेंस कोर हैं, जबकि Ryzen 7445HS के अंदर आपको 6 फिजिकल कोर मिल जाते हैं। 6 में से 2 ही परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 कॉम्पैक्ट कोर हैं। कॉम्पैक्ट कोर बोले तो जैसे इंटेल के अंदर एफिशिएंसी कोर आते हैं उस टाइप के कोर हैं, लोअर पावर कंजम्पशन वाले। Ryzen 7 170 CPU का बेस क्लॉक भी ज्यादा है कंपेयर टू Ryzen 7445HS और टर्बो बूस्ट के अंदर भी तुमको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
इसके साथ ही साथ Ryzen 7 170 के अंदर आने वाला iGPU जो कि है AMD Radeon 680M पावरफुल है कंपेयर टू Ryzen 7 7445HS में आने वाला AMD Radeon 740M के। देखो ट्रिपल ए गेमिंग करोगे अगर GPU बाउंड जो GPU हैवी गेम्स है उसमें तुमको मे बी फ्रेम्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, बट अगर CPU हैवी गेम है तो ऑब्वियसली तुमको Ryzen 7 170 में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ 2 एक्स्ट्रा फिजिकल कोर्स। साथ ही साथ Ryzen 7 170 तुम्हारे स्ट्रीमिंग के लिए भी अच्छा है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी अच्छा है कंपेयर टू 7445HS। Ryzen 7445HS का एक बेनिफिट है कि वो लेटेस्ट जनरेशन का CPU Gen 4 CPU है और 4 नैनोमीटर बना हुआ है और 2 ही परफॉर्मेंस कोर है जिसकी वजह से तुमको ज्यादा बैटरी बैकअप देता है कंपेयर टू Ryzen 7 170। तो CPU को लेकर कंफ्यूज मत हो, अभी तुम आगे बेंचमार्क सेक्शन में देखोगे Ryzen 7 170 ओवरऑल बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू Ryzen 7445HS। और अगर तुम इन दोनों लैपटॉप में कंफ्यूज हो ग्राफिक कार्ड के TGP के लेके तो वो भी मत हो, आगे अभी तुमको गेमिंग सेक्शन में दिख जाएगा, साथ ही साथ गेमिंग कंपैरिजन भी तुमको दिखा दूंगा। बात कर लेते हैं डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की। तो देखो टफ A16 2026 मॉडल और 2025 मॉडल डिस्प्ले के स्पेक्स सारे सेम है, केवल मैन्युफैक्चर का डिफरेंस है। 16 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है वैल्यू IPS पैनल वाला, मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन 1200p है। बात करें कलर गैमेट की तो देखो आपको 100% sRGB वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है, 45% NTSC ही मिलता है। बी केयरफुल, कभी कभी Amazon और फ्लिपकार्ट पे गलत इंफॉर्मेशन दिया होता है इसके कलर गैमेट के बारे में। मैक्सिमम रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है, मिनिमम 60 हर्ट्ज है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है। बात करें डिस्प्ले के रिस्पांस टाइम की तो आपको 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस मिल जाता है। कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिस्प्ले HDR को सपोर्ट नहीं करता है। इसके साथ ही साथ आपको मक्स स्विच मिल जाता है, NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ डिस्प्ले G-Sync को भी सपोर्ट करता है। यह है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड। देखो IPS ब्लीड सारे ही IPS पैनल वाले डिस्प्ले में होता है, ये यूनिट टू यूनिट वेरी भी कर सकता है। Cinebench R23 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स, इस CPU के स्कोर्स इतने ही आते हैं। CPU के Cinebench स्कोर को अगर मैं कंपेयर करूं पुराने वाले टफ और नए वाले टफ के तो देख सकते हो नए वाले टफ का मल्टी कोर स्कोर अराउंड 25% ज़्यादा है, बट हाँ सिंगल कोर अराउंड 9% कम भी है। 3D Mark TimeSpy GPU एंड CPU स्कोर्स, बेसिकली ये बेंचमार्क गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। 3D Mark TimeSpy स्कोर को अगर मैं कंपेयर करूं पुराने वाले टफ में और नए वाले टफ में देख सकते हो नए वाले टफ में CPU स्कोर्स अराउंड 35% ज़्यादा है और GPU स्कोर सिर्फ 4% कम है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन टफ A16। ओवरऑल टफ A16 2026 इज द विनर। Geekbench CPU स्कोर्स देख रहे हो ऊपर और GPU स्कोर्स बॉटम साइड में है और यह है PC Mark 10 के स्कोर्स। ये बेंचमार्क बेसिकली आपका लैपटॉप कैसा परफॉर्म करेगा डे टू डे टास्क में उसके बारे में बताता है। स्कोर्स काफी अच्छे हैं और यह है इस लैपटॉप के SSD की रीड राइट स्पीड। सारे गेम्स मैंने टर्बो पावर मोड पे टेस्ट किए हुए हैं और रूम टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस था। फर्स्ट गेम है Forza Horizon 6, एकदम लेटेस्ट गेम है। नेटिव रेजोल्यूशन पे हम लोग गेम को खेल रहे हैं हाई प्रीसेट पे। लेफ्ट साइड में मैंने DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑफ किया हुआ है। देख सकते हो ऑन एवरेज हमको 60+ FPS मिल जाते हैं। 1% लो अराउंड 39 to 40 FPS के आसपास रहते हैं। राइट साइड में देख सकते हो मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट किया हुआ है और फ्रेम जनरेशन को ऑन कर रखा है। इस केस में हमको ऑलमोस्ट डबल FPS मिलते हैं। गेम हाईली प्लेएबल है, इससे ज़्यादा सेटिंग बढ़ाओगे तो गेम क्रैश भी हो सकती है ड्यू टू 6GB VRAM। नेक्स्ट गेम है रेजिडेंट एविल रिक्वेम, लेटेस्ट गेम है, काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है। नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं, लो प्रीसेट पे खेलना पड़ रहा है बिकॉज VRAM कम पड़ रहा है। देख सकते हो विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन ऑन एवरेज 66+ FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है। उसके बाद हमको ऑन एवरेज 133+ FPS मिल जाते हैं। इस गेम के ग्राफिक्स लो सेटिंग पे भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक, अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं ऑन नेटिव रेजोल्यूशन। लेफ्ट साइड में DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ किया हुआ है। ऑन एवरेज देख सकते हो 50+ FPS मिल जाते हैं हमको। राइट साइड में DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है। इस केस में हमको 100+ FPS मिल जाते हैं और ग्राफिक कार्ड की TGP देख सकते हो 90 वाट ईजिली क्रॉस करता दिखाई देता है। 100 वाट की TGP है तो 90 वाट का क्रॉस होना काफ़ी अच्छी चीज़ है। सारे गेम्स ग्राफिक कार्ड के मैक्स TGP को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। साइबरपंक इज़ वन ऑफ द गेम जो यूटिलाइज कर पाता है।
नेक्स्ट गेम है अपनी क्लासिक RDR2। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं, अल्ट्रा प्रीसेट पे। लेफ्ट साइड में देख सकते हो DLSS को मैंने ऑफ किया हुआ है। ऑन एवरेज हमको 60+ FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट किया हुआ है। और अगर तुम सोचे हो कि फ्रेम जनरेशन कहाँ है, तो ये गेम फ्रेम जनरेशन सपोर्ट नहीं करता है। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद देख सकते हो ऑन एवरेज 68 FPS मिल जाते हैं। ये सारे ही ग्राफिक कार्ड पे ये गेम ऐसा ही बिहेव करता है। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद इस गेम में आपको 9 से लेकर 10 FPS ज़्यादा मिलते हैं बिना DLSS के। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं, हाई प्रीसेट पे। लेफ्ट साइड में अगेन DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑफ किया हुआ है। देख सकते हो ऑन एवरेज 48 FPS के आसपास मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 86 to 87 FPS के आसपास मिल जाते हैं। ग्राफिक कार्ड की TGP 75 to 85 वाट के बीच में यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इसको भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं, हाई प्रीसेट पे। देख सकते हो ऑन एवरेज हमको बिना DLSS एंड फ्रेम जनरेशन के 60 FPS के आसपास मिल जाते हैं। राइट साइड में DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है। इस केस में हमको 80 FPS ऑन एवरेज मिल जाते हैं। एलन वेक 2 भी ग्राफिक कार्ड के मैक्स TGP को यूटिलाइज कर पाता है, इसलिए देख सकते हो इस गेम के अंदर भी आपको 90 वाट TGP हिट करता दिखाई देगा, जस्ट लाइक साइबरपंक एंड RDR2। रे ट्रेसिंग किसी भी गेम टेस्टिंग में RTX 4050 पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उसकी औकात के बाहर है भाई। नेक्स्ट गेम है घोस्ट ऑफ त्सुशिमा। इस गेम को हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं, नेटिव रेजोल्यूशन पे, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है। लेफ्ट साइड में DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑफ कर दिया है। ऑन एवरेज 50 FPS के आसपास मिल जाते हैं। राइट साइड में जैसे ही DLSS को क्वालिटी पे सेट किया, फ्रेम जनरेशन को ऑन किया, ऑन एवरेज 90 FPS मिल जाते हैं। ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा प्लेएबल है। तो गेम टेस्टिंग तुमको मैंने लेटेस्ट गेम के साथ भी दिखा दिया है। RTX 4050 इस लैपटॉप का स्टिल कैपेबल है मॉडर्न गेम्स को प्ले करने के लिए। जिस गेम में VRAM ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसमें तुमको सेटिंग को कम करना पड़ेगा। फर्स्ट गेम है साइबरपंक। लेफ्ट साइड में नया वाला टफ A16 है, राइट साइड में पुराना वाला टफ A16 है। एवरेज FPS में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस तुमको दिख भी रहा है वो ग्राफिक ड्राइवर के वर्जन की वजह से हो सकता है। जो मेजर डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा वो 1% लो में है। उसका रीजन है रैम की वजह से देखो 1% लो में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नए वाले टफ A16 के अंदर 4800 MT/s की रैम है, जबकि राइट साइड वाले में 5600 MT/s की रैम है। बट इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। TGP देखो दोनों ही ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट सेम TGP यूज़ कर रहे हैं। 140 वाट वाले RTX 4050 का कभी भी 140 वाट TGP यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम के अंदर भी देखो सेम ही चीज़ देखने को मिल रही है। एवरेज FPS ऑलमोस्ट सेम है, 1% लो। अगेन थोड़े से बेटर हैं पुराने वाले टफ A16 के अंदर। दैट इज़ ड्यू टू द रैम। 5600 MT/s की रैम है पुराने वाले में, नए वाले में 4800 MT/s की रैम है। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इसके अंदर भी तुमको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। एवरेज FPS सेम है ऑलमोस्ट, 1% लो में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट सेम TGP यूज़ कर रहे हैं दोनों ही लैपटॉप में। बात करते हैं लैपटॉप के थर्मल्स की। तो तुमने अगर गेमिंग टेस्ट देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने 27 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट किया था। देख सकते हो Ryzen 7 170 के एवरेज टेम्परेचर काफ़ी अच्छे रहते हैं ड्यूरिंग गेमिंग। मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे तो कभी कभी ये 80 डिग्री क्रॉस करता है, बट वो भी काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए। CPU हैवी गेम में तुमको 80+ टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं। बट देखो मेरा मानना है लैपटॉप के अंदर अगर तुम्हारा एवरेज CPU टेम्परेचर 85 रहता है समर टाइम में तो वो जस्टिफाइड है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। सेम गोज विद GPU टेम्परेचर। अगर तुम GPU के एवरेज टेम्परेचर देखोगे तो वो अच्छे ही रहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर GPU कोर का भी ठीक रहता है, बट मेमोरी जंक्शन कभी कभी 90 डिग्री क्रॉस करता दिखाई देता है हैवी लोड के अंदर। बट ऑन एवरेज टेम्परेचर अच्छे रहते हैं। और देख सकते हो ग्राफिक कार्ड कभी कभी 96 वाट तक भी हिट कर देता है पावर। अभी मैं तुमको GPU स्ट्रेस दिखाता हूँ आगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर GPU का स्ट्रेस टेस्ट देख सकते हो। GPU 100% यूटिलाइज है, उसके बावजूद भी देख सकते हो टेम्परेचर अच्छे हैं। साथ ही साथ TGP देखो ग्राफिक कार्ड की मैक्सिमम 90 वाट के TGP के साथ आता है और 90 वाट की TGP हिट भी होती है। सेम चीज़ तुमने गेमिंग टेस्ट में देख लिया होगा। बात करें पोर्ट्स की तो पुराने वाले नए वाले टफ A16 के अंदर पोर्ट्स में डिफरेंस है। 2 पोर्ट्स कम है नए वाले टफ A16 के अंदर। आगे बताऊंगा कौन सा पोर्ट कम है, पहले जान लो कौन कौन से पोर्ट आ जाते हैं नए वाले टफ A16 के अंदर। लेफ्ट साइड में तुमको एक LAN पोर्ट मिल जाता है जो 1 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है। एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है जो पावर डिलीवरी के साथ साथ डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। G-Sync कंपेटेबल है, 10 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है
और एक 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो माइक के साथ साथ हेडफोन को भी सपोर्ट करता है। राइट साइड में आपको एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है। पुराने वाले टफ A16 के अंदर 2 पोर्ट एक्स्ट्रा आते थे, एक USB टाइप ए का पोर्ट एक्स्ट्रा था और एक USB टाइप सी का पोर्ट एक्स्ट्रा था। जो टाइप सी वाला पोर्ट था भाई वो USB 4 था जो 40 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता था। PD चार्जिंग के साथ साथ डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करता था। और जो USB टाइप ए के पोर्ट थे उसके अंदर 3 थे, नए वाले में 2 हैं। पुराने वाले टफ A16 के अंदर जो टाइप ए पोर्ट थे वो USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट थे। बात करें कीबोर्ड की तो देखो कीबोर्ड एग्जैक्टली सेम है 2025 वाले मॉडल की तरह। आपको फुल साइज का चिकलेट कीज वाला कीबोर्ड मिल जाता है विद डेडिकेटेड नंपैड, सिंगल जोन RGB के साथ आता है। कलर को आप चेंज कर सकते हो आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर के थ्रू। WASD की को ट्रांसपेरेंट दिया गया है जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्लो करते हैं कंपेयर टू अदर कीज। वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए, माइक्रोफोन को म्यूट करने के लिए और आर्मरी क्रेट को खोलने के लिए आपको डेडिकेटेड कीज भी मिल जाते हैं। बात करें ट्रैक पैड की, देखो आपको मीडियम साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है जो मल्टी टच को सपोर्ट करता है। इसको स्लाइटली लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है कीबोर्ड डेक एरिया के। बात करें बैटरी की तो 2025 वाले टफ A16 की तरह इसके अंदर भी 56 वॉट आवर की बैटरी आती है, बट इस बार चार्जर में कटौती देखने को मिली है। पुराने वाले टफ A16 में आपको 240 वॉट का चार्जर मिलता था, नए वाले टफ A16 में आपको 180 वॉट का चार्जर मिलता है। बट डोंट वरी, चार्जर सफिशिएंट है लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। चार्जर को कम करने का रीजन ये है कि पुराने वाले टफ A16 में आपको 140 वॉट का आपको RTX 4050 मिलता था, इस वाले में आपको 90 वॉट का RTX 4050 मिलता है। बट गेमिंग में आपने देख लिया होगा परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। और 180 वॉट का चार्जर सफिशिएंट है इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी बैटरी ड्रेन नहीं होती है ड्यूरिंग गेमिंग चार्जर कनेक्ट होने के बाद भी। बात करें इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की तो देखो Ryzen 7 170 कंपेयर टू Ryzen 7445HS थोड़ा सा पावरफुल CPU है और 6 नैनोमीटर बना हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कम बैटरी बैकअप मिलता है। 3 से लेकर 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। लैपटॉप के अंदर 2 डाउन फायरिंग स्पीकर आते हैं। स्पीकर सेम है पुराने वाले टफ A16 की तरह। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस। Now you're looking at the webcam video quality 720 पे शूट करता है मैक्सिमम 30 FPS पे। Asus के बाकी सारे गेमिंग लैपटॉप की तरह इसके अंदर भी आर्मरी क्रेट आ जाता है और सेम ही इंटरफेस देखने को मिलता है। होम पेज पे आपको CP/GP का इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, फैन स्पीड दिखाया जाता है, कितना मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है वो भी दिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको बॉटम साइड पे ऑपरेटिंग मोड भी मिल जाता है, विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो इसका सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला मोड है। और साथ ही साथ आपको मैनुअल पावर मोड मिल जाता है जिसके अंदर आप CP/GP की पावर को एडजस्ट कर सकते हो और फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग के अंदर आप पैनल ओवरड्राइव को डिसेबल कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो। इनेबल करोगे तो 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलेगा। GPU परफॉर्मेंस के अंदर आप GPU मोड को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऑप्टिमाइज पे रख सकते हो, हाइब्रिड पे रख सकते हो या इको मोड पे रख सकते हो। सारे मोड के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पढ़ सकते हो। लाइटनिंग सेटिंग के थ्रू आप इसके कीबोर्ड के RGB मोड को चेंज कर सकते हो। अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको टफ A16 2026 वाला मॉडल लेना चाहिए या नहीं। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले CPU से। देखो इस बार CPU थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कोर काउंट। जो पिछले साल वाला टफ A16 था उसके अंदर Ryzen 7445HS आता था जो कि 6 कोर का CPU था और 6 कोर में सिर्फ 2 ही परफॉर्मेंस कोर थे, बाकी 4 कॉम्पैक्ट कोर थे, मतलब एफिशिएंसी कोर टाइप के थे। बट आपको इस बार Ryzen 7 170 मिल जाता है जो कि 8 कोर का CPU है और 8 के 8 कोर परफॉर्मेंस कोर है। बट एक चीज तुमको बताता हूँ, Ryzen 7 170 Gen 3 प्लस का CPU था, बट Ryzen 7445HS 2025 वाले मॉडल में Gen 4 का CPU था, इसलिए वो ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो जिन लोगों को भाई बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करता है तो पुराना वाला वेरिएंट ले सकते हो, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया है। अगर तुमको बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करता है तो वो ले सकते हो। सेकेंडली बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो देखो इस बार जो RTX 4050 है वो 90 वॉट के मैक्स पावर के साथ आता है। बेस पावर 65 वॉट है और 25 वॉट का डायनेमिक बूस्ट मिल जाता है। बट डोंट वरी, सारे गेम्स के अंदर आपको 80, 85, 75 यूज होता दिख जाएगा। और जो गेम्स ऑप्टिमाइज्ड हैं, जो मैक्स TGP को यूज कर सकती हैं, जैसे साइबरपंक, एलन वेक 2, RDR2, कुछ गेम्स है जो मैक्स TGP को यूज कर पाते हैं, उसके अंदर आपको 90 वॉट तक पावर यूज करता दिखाई देगा। तो पावर में कोई कमी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि 140 वॉट वाले से बेकार परफॉर्म करेगा। अगर आपने गेमिंग टेस्ट देखा होगा तो आपको आइडिया मिल गया होगा।
अच्छा परफॉर्म करता है ग्राफिक कार्ड। दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले, कीबोर्ड और स्पीकर सेम है। पोर्ट्स के अंदर डिफरेंस है जो मैं पोर्ट सेक्शन में बता चुका हूं। A16 के अंदर पुराने वाले वेरिएंट में थोड़े से पोर्ट्स बेटर आते थे। कुल मिला जुला के पिछले साल वाले टफ A16 में CPU से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज था, मतलब 6 कोर का CPU मिलता था, इस बार आपको 8 कोर का CPU मिल गया है, बट इस बार थोड़े से पोर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। बट टफ A16 2026 वाला मॉडल ओवरऑल अच्छा है, ले सकते हो, गेमिंग के लिए बढ़िया है अगर तुमको RTX 4050 वाला ही लैपटॉप चाहिए तो। सो दोस्तों ये था टफ A16 2025 मॉडल का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।